अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 11 और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुका है। सीपी और सीवी के रिलेशन पे बात कर ली है और हमने फर्स्ट लॉ की वीकनेस को डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी शुड बी कंजर्व, एनर्जी कैन नाइदर बी चेंज और इट, आप कह लीजिए कि गेन और लॉस शुड बी सेम। ठीक, एक बॉडी एनर्जी को गेन करती है, दूसरी बॉडी एनर्जी को लॉस कर सकती है। इस तरह की बातें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ी हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेसिकली दो चीज़ों के बारे में है, एक इंजन के बारे में है और एक पंप के बारे में। पंप यानी कि रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आप कहले हो सकती हैं। हम अभी जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं वो स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट, यानी आप कह लीजिए कि इस लॉ को मुख्तलिफ अंदाज से एक्सप्लेन किया जाता है। तो पहला अंदाज जिस साइंटिस्ट ने इख्तियार किया उसका नाम है केल्विन प्लैंक। केल्विन प्लैंक के मुताबिक, केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट ये कहती है कि आप जो है इंजन आप नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कौन सा इंजन? इंजन हम उसे कह रहे हैं जो हीट एनर्जी ले और किस में कन्वर्ट कर दे, उसे कन्वर्ट कर दे वो वर्क डन के अंदर, हम उसे इंजन कहते हैं। तो हमारे पास ऐसा इंजन नहीं है जो सारी हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क डन के अंदर कन्वर्ट कर दे। ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच टाइप ऑफ डिवाइस, यानी इंजन हम नहीं बना सकते विच रिसीव्ड ऑल हीट एंड कन्वर्ट इनटू अमाउंट ऑफ वर्क, यानी एक ही ऑब्जेक्ट से हीट ले और वो सारी हीट किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे। ये मुमकिन नहीं है। इस डायग्राम में आप देखें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसके TH, जिसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। यहाँ से हीट का अमाउंट क्यों निकल रहा है? और ये जो येलो सर्कल आप देख रहे हैं ये इंजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर। और इंजन क्या कर रहा है? हीट से वर्क डन में, हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है। इट मीन्स इट्स अ वायलेशन। अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो इट मीन्स हमने वायलेट कर दी कौन सी स्टेटमेंट? केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को मुकम्मल तौर पे वायलेट कर दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा करने के लिए फिर क्या ज़रूरी है? हम क्या, अगर ये नामुमकिन है तो फिर क्या पॉसिबल है, तो उस पर बात करते हैं। तो आपको पता है कि हॉट बॉडी से हीट निकल रही है, कोल्ड बॉडी, और उसके अलावा जो है इंजन उसे सारी की सारी इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो केल्विन ये कहता है कि आप ये तो मुमकिन नहीं है कि ये करें, लेकिन साथ में क्या मुमकिन है उस पर बात भी करते हैं। वो कहते हैं इंजन हीट को वर्क में तो कन्वर्ट करता है लेकिन सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं करता। यानी एक इंजन के पास एक सिंगल बॉडी नहीं होनी चाहिए, इंजन के पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। एक कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? जहाँ से उसको हीट मिल रही है, जैसे ये हॉट रिजर्वायर है, यहाँ से इसको Q1 अमाउंट हीट का मिल रहा है। और एक और इसके पास बॉडी है जो कि कोल्ड रिजर्वायर है, जो कि हीट इंजन उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? एक ऑब्जेक्ट हीट इंजन को सप्लाई कर उसे रिजेक्ट कर रहा है। जो इन दोनों ऑब्जेक्ट हीट को एक रिजेक्ट और एक अब्जॉर्ब करने के बाद जो अमाउंट बचेगा डिफरेंस का हीट का, वो अमाउंट बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रहा है? वर्क डन के अंदर। आप ये समझ लें इस तरीके से कि जो आप हीट दे रहे हैं Q1, उस हीट में से कुछ अमाउंट वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ अमाउंट किसको मिल रहा है? कोल्ड बॉडी को मिल रहा है। तो वी कैन नॉट मेक सच टाइप ऑफ इंजन दैट डज नॉट हैव कोल्ड रिजर्वायर। हमारे पास नहीं है ऐसा इंजन जिसके पास कोल्ड रिजर्वायर ना हो, या हमारे पास ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो? 100% हो। हमारे पास ऐसा इंजन नहीं है। तो ये केल्विन स्टेटमेंट इसी चीज़ के बारे में, यानी एफिशिएंसी कैन नेवर बी इक्वल टू 100%, इट्स ऑलवेज लेस देन 100%। अब बात करते हैं केल इसी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से ही दूसरे अंदाज में। इससे पहले हमने इंजन के अंदाज में ये बात पढ़ी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंजन के बारे में बताता है कि यू कैन कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल अमाउंट ऑफ हीट इनटू वर्क।
कुछ अमाउंट क्या करना पड़ता है, आपको कोल्ड बॉडी को रिजेक्ट करवाना पड़ता है, अदरवाइज आप ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो मुसलसल वर्क करता रहे। क्लॉसियस ने भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन किया, और क्लॉसियस के मुताबिक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है कि it is impossible to construct such type of device that will operate in a cycle and extract heat from low temperature reservoir and supply to high temperature reservoir। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि हम जानते हैं कि हीट का एक फ्लो है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि इट्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हीट खुद ब खुद कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो क्या मुमकिन नहीं है, कि मुमकिन ये नहीं है कि यहाँ TC मीन्स टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, यहाँ से हीट निकले और आपने एक डिवाइस लगा दी, वो डिवाइस क्या करे, खुद ब खुद चले और वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफ़र कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल फिर होगा कैसे? तो पॉसिबल करने के लिए आपको बीच में क्या यूज़ करनी पड़ती है, कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब कि हम ये काम करने के लिए हीट पंप यूज़ करते हैं या रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर करता क्या है, रेफ्रिजरेटर का काम यही होता है कि वो कोल्ड बॉडी से हीट लेकर हॉट बॉडी को ट्रांसफ़र करता है। यही काम एयर कंडीशन भी करते हैं। तो एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेटर्स को चलाने के लिए आपको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आप ये कह लीजिए कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। विदाउट वर्क यू कैन नॉट ट्रांसफर्ड अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, ये मुमकिन नहीं होता। क्लॉसियस भी यही कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक सच टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी, ये भी मुमकिन नहीं है। तो केल्विन की स्टेटमेंट इंजन के रिगार्डिंग है और क्लॉसियस की स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है, हीट पंप के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस के बारे में। तो इक्विवेलेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं, इक्विवेलेंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि केल्विन भी सेकंड लॉ का हिस्सा है और क्लॉसियस की स्टेटमेंट भी सेकंड लॉ ही को एक्सप्लेन करता है। तो इसका मतलब ये है कि केल्विन की स्टेटमेंट और क्लॉसियस की स्टेटमेंट एक ही लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दोनों एक दूसरे से मुशाबियत रखती हैं। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए हमने कह दिया कि हम केल्विन की स्टेटमेंट को अगर रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि केल्विन सेकंड लॉ है, तो केल्विन को रॉन्ग करने का मतलब सेकंड लॉ को आपने गलत मान लिया। क्लॉसियस भी सेकंड लॉ का हिस्सा है, क्योंकि दोनों ही सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। तो केल्विन की स्टेटमेंट गलत, तो इट मीन्स क्लॉसियस की स्टेटमेंट को भी गलत हो जाना चाहिए। हम कुछ ये साबित करते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास एक हीट इंजन है जो कि 100% एफिशिएंट है। 100% एफिशिएंट कौन होता है, जिसको हम हीट देते हैं और वो हीट सबकी सब किस में कन्वर्ट कर देता है, वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है, यानी ऑल हीट सप्लाई टू द इंजन कन्वर्ट इनटू वर्क। इसका मतलब हमने यहाँ पर वायलेशन कर दी। कौन सी स्टेटमेंट की वायलेशन की, हमने केल्विन प्लैंक की हमने वायलेशन की है। अब इसके बाद यहाँ से जो हमें वर्क डन मिल रहा है, जिसको हम इंटरनल वर्क डन कह रहे हैं, जो इस इंजन से हमें मिल रहा है, हमने एक्सटर्नली कोई वर्क डन नहीं दे रहे, इंटरनल वर्क डन दे रहे हैं। ये इंटरनल वर्क डन हमने किसको सप्लाई कर दिया, रेफ्रिजरेटर को। और रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, कोल्ड बॉडी से हीट लेना और हॉट बॉडी की तरफ हीट देना। तो इसी डायग्राम को हमने अब यहाँ पर इक्विवेलेंसी में शो की, यानी कि हमने एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाया जो बिना एक्सटर्नल वर्क के हीट को ट्रांसफ़र करता है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। ये जो वर्क डन है ये सिस्टम के अंदर वर्क डन हो रहा है, सिस्टम के बाहर से आपने कोई वर्क डन अप्लाई नहीं किया। तो विदाउट एक्सटर्नल वर्क डन यू आर सप्लाइंग हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। इसका मतलब क्लॉसियस तो कहते थे कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ विदाउट वर्क आप हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन डायग्राम तो बता रही है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं हुआ, उसकी वजह ये थी कि आपने केल्विन को शुरू में वायलेट किया था उसकी स्टेटमेंट को। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर किसकी स्टेटमेंट वायलेट हो गई, क्लॉसियस की स्टेटमेंट भी वायलेट हो गई, जो ये बस साबित करती है कि बज़ाहिर दोनों की स्टेटमेंट अलग हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे से आपस में एक रिलेशन है दोनों का। और दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों ही एक ही बात को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अब हम इंजन को समझते हैं और उसके बाद फिर आगे कार्नो इंजन के बारे में बात करेंगे। तो इंजन क्या है, इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है वर्क के अंदर, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, अब उसे इंजन कहते हैं। और इंजन जो है साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब इनिशियल प्रेशर पे वापस आ जाता है, इनिशियल टेम्परेचर पे वापस आ जाता है, इनिशियल वॉल्यूम पे वापस आ जाता है। अब इंजन बेसिकली दो तरह के इंजन्स होते हैं हमारे पास। एक इंजन होते हैं जिसको कहते हैं एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन और एक को कहते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन।
जिस तरह से हमारे पास आजकल पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, ये इंटरनल कंबस्शन इंजन्स कहलाते हैं। इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होते हैं? इंटरनल कंबस्शन इंजन ये होते हैं कि यहाँ पर जो है फ्यूल जो है सिलेंडर के अंदर से जो है सप्लाई किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ इंजन हीट नीडेड फॉर इंजन इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के अंदर फ्यूल को बर्न किया जाता है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन वो इंजन होते हैं जिसके अंदर जो है बर्निंग का जो प्रोसेस है सिलेंडर के बाहर किया जाता है, जैसे कि स्टीम इंजन जिसे हम कहते हैं, यानी सिलेंडर के बाहर बर्निंग की जाती है फ्यूल की, तो इट मीन्स एक्सटर्नल, और अगर अंदर की जाए तो इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इंजन्स हैं, जैसे कि स्टीम इंजन भी है, डीजल इंजन भी है, पेट्रोल इंजन भी है। तो इन इंजन की मुख्तलिफ एफिशिएंसीज होती हैं। एफिशिएंसी से मुराद क्या है कि ये कितने परसेंट आपको वर्क सप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि स्टीम इंजन हमें 20% वर्क सप्लाई करके दे रहा है। इसका मतलब 100% हीट को ये 20% वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। पेट्रोल इंजन 100% हीट को 25% वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। डीजल इंजन 100% हीट को 40% वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसीज जो है इतनी बेहतर नहीं है। अब इंजन के पार्ट्स, इंजन में क्या क्या चीज़ें होनी बेसिक ज़रूरी हैं? तो इंजन के अंदर एक वो बॉडी होना ज़रूरी है जिसको हमने सोर्स कहना है। सोर्स क्या मतलब? जहाँ से आपको हीट मिलेगी, जिस बॉडी से आप उसे सोर्स कहेंगे। तो सोर्स जिसका टेम्परेचर T1 है, वहाँ से हमें हीट मिल रही है, उसको हमने Q1 कह दिया। जबकि साथ में एक और बॉडी का होना ज़रूरी है, इसको सिंक कहते हैं। जो हीट इंजन रिजेक्ट करेगा, उस हीट को जो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, उस बॉडी को आपने सिंक कहना है। जबकि साथ में आपके पास वर्किंग सब्सटेंस भी होना है इंजन को चलाने के लिए। तो यहाँ पर इंजन को चलाने के लिए जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, और गैस भी हो सकता है, वर्किंग सब्सटेंस। कार्नो इंजन, तो डिस्कस करते हैं अब अपना टॉपिक, कार्नो इंजन क्या है। तो कार्नो इंजन बेसिकली एक ऐसा इंजन होता है जिसके अंदर डिसिपेटिव इफेक्ट नहीं होते। अब डिसिपेटिव इफेक्ट नहीं होते मतलब क्या है? इस इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इंजन। इस इंजन को जिस शख्स ने बनाया था उसे, उसका नाम था बेसिकली सैडी कार्नो। सैडी कार्नो वो शख्स थे जिन्होंने हमें कार्नो इंजन का एक आइडिया दिया। ये इंजन क्या है? ये इंजन जो है, हम जानते हैं कि हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक केल्विन की स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। वो स्टेटमेंट यही बताती है कि यू कैन नॉट चेंज ऑल हीट इनटू वर्क, कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो हर इंजन में, हर इंजन के अंदर डिसिपेटिव यानी लॉसेस इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो एफिशिएंसी अगर हमें बेहतर करनी है, तो एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए जो इंजन हमें बनाना चाहिए, उस इंजन को हम क्या कहेंगे? कार्नो इंजन कहेंगे। तो कार्नो इंजन क्या है? कार्नो इंजन एक आइडियल इंजन है, एक हाइपोथेटिकल इंजन है जिसके अंदर किसी किस्म के लॉसेस नहीं होते, फ्रिक्शन मौजूद नहीं होती। अगर ये सारी बातें मौजूद हों तो ऐसे इंजन को आपने कहना है कार्नो इंजन, जिसकी एफिशिएंसी बाकी इंजन से क्या होगी? बेहतर होगी, लेकिन 100% नहीं होगी। ठीक, तो इसकी एफिशिएंसी जो है बाकी इंजन से बेहतर होनी चाहिए। ये वो शख्स थे जिन्होंने जो है कार्नो इंजन का आइडिया दिया, और इनका नाम था सैडी कार्नो। अब बात करते हैं कार्नो इंजन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक्स। तो कार्नो इंजन के अंदर हम एक सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, और उस सिलेंडर की जो वॉल है वो इंसुलेटिंग होनी चाहिए, और जो बेस है वो कंडक्टिंग होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो पिस्टन है उसका वज़न कम होना चाहिए या वेटलेस होना चाहिए। उसके अराउंड जो वॉल और पिस्टन के अराउंड जो फ्रिक्शन का अमाउंट है वो नहीं होना चाहिए, और ये इंसुलेटेड होना चाहिए। तो ये सभी कुछ कंस्ट्रक्शन थी जो कार्नो इंजन में होती हैं। अब हम बात करते हैं कार्नो साइकिल के बारे में। कार्नो साइकिल या वर्किंग कि एक इंजन काम कैसे करता है। तो कार्नो इंजन बेसिकली जिन प्रोसेस पे काम करता है, उस प्रोसेस को आप कार्नो साइकिल का नाम देते हैं, जिस पे शामिल हैं 2 आइसोथर्मल के प्रोसेस और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं? जिसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस जिसके अंदर जो है हीट में ना तो इजाफा होता है और ना हीट में किसी किस्म की कमी होती है। तो हम अभी पहले प्रोसेस को समझने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी वॉल जो है इंसुलेटेड है, जिसका पिस्टन इंसुलेटेड है, और उसको रखा हुआ है सोर्स के ऊपर। ये सोर्स है, और सोर्स से हीट मिलती है। जब हीट मिलती है सोर्स से,
तो उससे होता यह है कि वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। तो हम अभी आइसोथर्मल एक्सपेंशन को समझने जा रहे हैं और हमने हीट के अमाउंट को सप्लाई कर देना है। स्टार्टिंग में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। जैसे ही आप जो है इसके ऊपर से वज़न जो वेट रखे हुए इन वेट्स को आप रिमूव करते हैं, तो वेट को रिमूव करने से होता ये है यहाँ पर कि पिस्टन जो इस जगह पर था यानी वॉल्यूम V1 पर था, अब वो वॉल्यूम V2 पर आ जाता है। क्योंकि गैस एक्सपेंड हो गई है, तो गैस एक्सपेंड होने पर होता क्या है, सिस्टम ने कुछ ना कुछ काम किया। तो हमने तो अब तक हीट का अमाउंट सप्लाई नहीं किया सिस्टम में, तो फिर ये वर्क डन क्यों हो रहा है? तो ये वर्क डन मॉलिक्यूल्स ने सर अंजाम दिया, मॉलिक्यूल्स ने किया। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो रही है, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, मीन्स टेम्परेचर कम हो गया। लेकिन प्रोसेस तो आइसोथर्मल है, तो इसको आइसोथर्मल बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, डेल्टा Q1 का अमाउंट सप्लाई कर देना है। तो आप उस हीट को सप्लाई कर देंगे, उस एनर्जी को सप्लाई कर देंगे जिसकी मदद से जो है ये पिस्टन जो ऊपर हुआ था इन एक्सपेंशन के दौरान जो गैस ने अपनी एनर्जी खर्च की है, उतनी एनर्जी आप क्या करेंगे, सोर्स के थ्रू सप्लाई कर देंगे। और अगेन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, टेम्परेचर T1 था और अब भी T1 हो जाएगा। जबकि प्रेशर आप जानते हैं कम हो गया P1 से P2, वॉल्यूम V1 से V2 बढ़ गया। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। उसके बाद बात करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन को समझने के लिए हम यहाँ पर जो अपने सिलेंडर है उसको प्लेस करते हैं कहाँ पर, हम यहाँ पर प्लेस करते हैं उसको इंसुलेटर पर। इंसुलेटर पर प्लेस क्यों कर रहे हैं, इंसुलेटर प्लेस इसलिए कर रहे हैं कि हम हीट को जो है एंटर नहीं करवाना चाह रहे और हीट को रिजेक्ट भी नहीं करवाना चाह रहे। अब स्टार्टिंग में जो है हम बात करते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है गैस का वो P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T1 के बराबर है, जो कि हमने आइसोथर्मल की एंड जहाँ पे फाइनल स्टेट थी आइसोथर्मल की, वही हमारी इनिशियल स्टेट है फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब आपने पिस्टन के ऊपर जो वेट रखे हुए थे उनको फर्दर और कम करना है। जब और कम करते हैं तो क्या होता है, पिस्टन मज़ीद एक्सपेंशन की तरफ जाती है सिस्टम आपका। और एक्सपेंशन की तरफ जाने का मतलब ये होता है कि अब जो प्रेशर है वो P2 से P3 हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम V2 से V3 हो गया। क्योंकि आप यहाँ पर सोर्स तो सप्लाई कर नहीं रहे, इंसुलेटर पर रखा हुआ है आपने, इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, T1 से T2 हो जाएगा। ये सेकेंड प्रोसेस था। अब बात करते हैं थर्ड प्रोसेस के हवाले से। थर्ड प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर हमने गैस की इनिशियल स्टेट की बात करनी है कि अभी इनिशियल स्टेट क्या है, P4 V4 और टेम्परेचर T2 है, और पिस्टन पे हमने वेट को रखा हुआ है यहाँ पर। जैसे ही आप वेट्स को कम करते हैं, तो बल्कि यहाँ पर हम जो है वेट्स को अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम कंप्रेस करने जा रहे हैं, तो कंप्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम कंप्रेशन के दौरान वेट्स को इंक्रीज़ करेंगे। तो जैसे ही हम वेट को इंक्रीज़ करते हैं, तो इंक्रीज़ करने पर क्या होता है, शुरू में जो प्रेशर था वो P3 था, वॉल्यूम V3 था और टेम्परेचर इसका T2 के बराबर था। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ ये मैं आपसे। जब हमने एडियाबैटिक को फाइनली कंप्लीट किया एडियाबैटिक एक्सप्रेशन को, तो उस सूरत में प्रेशर P3 था, वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर T2 था। क्योंकि आपने वेट को कंप्रेस करने के लिए वेट को बढ़ाना चाहिए, तो पहले वेट्स कम थे, आपने वेट बढ़ा दिए, तो वेट बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो गया। तो यानी पहले प्रेशर P3 था, तो अब क्योंकि प्रेशर बढ़ गया P4 हो गया, वॉल्यूम V3 से V4, वॉल्यूम कम हो गया। और इसके अलावा क्योंकि आपने वेट्स बढ़ा दिए, तो वेट बढ़ाने का मतलब क्या होगा, आपने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, मीन्स दैट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, टेम्परेचर में इजाफा हुआ। अब हमें क्या करना है, कुछ हीट के अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है सिंक की तरफ, ताकि सिस्टम का टेम्परेचर दोबारा क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए और ये प्रोसेस क्या बन जाए, आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाए। अब हम डिस्कस करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन को। और एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर हमने बात करनी है कि हमने और ज़्यादा गैस को कंप्रेस करना है। कब तक कंप्रेस करना है, तो अभी स्टार्टिंग में इसका प्रेशर P4 V4 T2 था, हमने वेट्स को बढ़ाया। और वेट कब तक बढ़ाना है, जब तक ये इनिशियल स्टेट में वापस ना आ जाए, यानी प्रोसेस साइक्लिक ना हो जाए। तो हम वेट इंक्रीज करते गए, प्रेशर P4 से P1 हुआ, वॉल्यूम V4 से V1 हुआ और टेम्परेचर T2 से T1 हो गया, और सिस्टम जो अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है। तो ये चार प्रोसेस, इसके बाद फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर अगेन साइकिल स्टार्ट होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन पे चलेगी।
अब इसी प्रोसेस को समझते हैं ग्राफिकली इस प्रोसेस को समझने के लिए हम यहाँ बात कर रहे थे कि हम पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं। तो आइसोथर्मल जब एक्सपेंशन होता है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर होता ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि प्रेशर जो है P1 से P2 हो जाता है। तो प्रेशर जब P1 से P2 होता है तो इट मीन्स प्रेशर कम हो जाता है। तो हम जो पॉइंट्स लगाते हैं वो ये होता है कि A पॉइंट पे प्रेशर P1 है और B पॉइंट पे प्रेशर क्या है, वो P2 है। मीन्स दैट प्रेशर कम हुआ। जबकि वॉल्यूम क्या होता है, A पॉइंट पे वॉल्यूम V1 है और B पॉइंट पे वॉल्यूम V2 है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिर उसके बाद सेकंड पे बात करते हैं और सेकंड प्रोसेस के अंदर ये होता है कि प्रेशर जो है मज़ीद कम हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बी के बाद जो सी पॉइंट है और नीचे की तरफ है, इसका मतलब प्रेशर कम हो रहा है। और सी पॉइंट बी से आगे, इसका मतलब वॉल्यूम मज़ीद बढ़ रहा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। और अब बात करते हैं हम आइसोथर्मल कंप्रेशन में। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या हो रहा था, आइसोथर्मल कंप्रेशन में प्रेशर इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। तो आप ये देखें जो डी पॉइंट हम लगाएंगे वो डी पॉइंट क्या होगा, सी से ऊपर होगा। इसका मतलब डी का प्रेशर, डी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है और वॉल्यूम जो है कम हो चुका है। और आखिरी में क्या होता है, डी से वापस वो ए पर जब आता है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर P4 से P1, वॉल्यूम V4 से V1 और टेम्परेचर T2। और ये कंप्लीट एक साइकिल चलता रहता है। यानी इस तरीके से आप ये साइकिल मुसलसल चलता हुआ देखेंगे। इसी बात को हमने यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश की है। कुछ इस तरीके से कोशिश की है यहाँ पर कि सबसे पहले आपने यहाँ पर सोर्स से हीट देनी है और हीट देने के बाद ग्राफ देख रहे हैं कि ये आइसोथर्मल का ग्राफ बन रहा है। इसके बाद हमने इंसुलेटर लेकर आ गए और ग्राफ एडियाबैटिक का बन गया। उसके बाद हमने सिलेंडर के नीचे जो है सिंक को लेकर आए तो इसने कुछ हीट लॉस कर दी और ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। उसके बाद हमने अगेन इंसुलेटर लेकर आए और ग्राफ कुछ यूँ बन गया। तो ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी कार्डनो की वर्किंग की, कार्डनो इंजन की वर्किंग या कार्डनो साइकिल की। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन की एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कार्नो इंजन की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली एफिशिएंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। और एफिशिएंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि एफिशिएंसी जो है दो चीज़ों का रेशो होती है। दो चीज़ें क्या हैं, आउटपुट और इनपुट। अगर आप आउटपुट और इनपुट को डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या पता लग जाएगी, एफिशिएंसी पता लग जाएगी। अब यहाँ पर आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, उस पर बात करते हैं। तो हम इंजन को जो हीट सप्लाई करते हैं हॉट बॉडी से या सोर्स से, उसको Q1 कहते हैं। तो Q1 वो अमाउंट ऑफ हीट है जो इंजन को सप्लाई किया जाना है। तो हमने इंजन को Q1 का अमाउंट दिया। इसके बाद इंजन कुछ अमाउंट को रिजेक्ट कर देता है सिंक की तरफ, तो हमने उस अमाउंट को नाम दे दिया Q2 का। तो हमने Q1 और Q2 पे बात कर ली। अब इसके बाद एफिशिएंसी के फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला दो चीज़ों के दरमियान रेशो का नाम है। दो चीज़ें कौन, एक तो आउटपुट और एक इनपुट। हमने इंजन को कितनी हीट दी, ये उसका इनपुट है। और आउटपुट में हमने देखा कि आउटपुट में क्या होगा, इंजन ने कितना काम किया। जो इंजन काम करेगा वो आउटपुट है, जो इंजन को हीट सप्लाई की जाएगी वो इनपुट है। तो आउटपुट डेल्टा डब्ल्यू और इनपुट यहाँ पर Q1 के बराबर है। अब डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है, तो आप देखते हैं कि इंजन में Q1 आ रहा है और ये Q1 दो चीज़ों में चेंज हो रहा है। दो चीज़ें क्या बना रहा है ये Q1, इस Q1 से वर्क डन भी हो रहा है और कुछ अमाउंट सिंक को भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस Q2। तो Q2 प्लस है तो ये लेफ्ट साइड पर जाके Q2 माइनस हो जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। तो हमने वर्क डन की जगह पर लिख देना है Q1 माइनस Q2 को। अब उसके बाद एलसीएम को ब्रेक किया, तो एलसीएम को ब्रेक करने पर Q1 से Q1 कैंसिल हुआ। कैंसिल करने के बाद रह गया 1 माइनस Q2 बाई Q1। फर्दर Q1 का मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई और हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन, और Q2 का मतलब अमाउंट ऑफ हीट एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंजन। अब इसी फॉर्मूले को हम इन टर्म्स ऑफ अगर टेम्परेचर लिखें तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखने के लिए हम जानते हैं कि Q2/Q1 इक्वल होता है T2 बाई T1 के। तो Q2 अपॉन Q1 की जगह पर आप लिख सकते हैं T2 डिवाइडेड बाई T1। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन किसके बराबर होती है, 1 माइनस T2 बाई T1 मल्टीप्लाई बाई 100। T1 और T2 मीन्स क्या है यहाँ पर, तो T1 और T2 का मतलब, T1 का मतलब टेम्परेचर ऑफ सोर्स या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी कहते हैं आप इसे, यानी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको T1 कहते हैं। सोर्स का टेम्परेचर ओवन ज़्यादा है और सिंक का टेम्परेचर को हम T2 कहते हैं, या लो टेम्परेचर बॉडी को हम यहाँ पर T2 कहते हैं।
अब हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की 100% नहीं हो सकती। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी यही है। क्यों नहीं हो सकती? लेट्स से हम कहते हैं कि मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं कि हो सकती है। कैसे प्रूफ करें मैथमेटिकली? तो मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हमने कहा कि जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है यानी कि T2, हम इस T2 को कितने केल्विन करते हैं? 0 केल्विन कर देते हैं। तो हमने T2 की जगह पर देखें 0 केल्विन ला के लिखा। जब 0 केल्विन ला के लिखा तो 0/T1 क्या हो गया? 0 हुआ। 1 माइनस 0 करें तो 1 माइनस 0 तो 1 होता है। तो 1 इंटू 100 करें तो 1 इंटू 100 तो 100 जवाब आया। इसका मतलब एफिशिएंसी तो 100% हो गई, लेकिन हमने तो हेडिंग ये बनाई थी कि एफिशिएंसी नेवर इक्वल्स टू 100%। तो यहाँ तो 100% आ रही है। अब इस पे बात करते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? तो ऐसा मुमकिन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने इस पूरी बात का मतलब 100% एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि आपने एक ऐसा इंजन बना लिया जो हॉट बॉडी से हीट लेगा और सारी हीट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? सारी हीट कन्वर्ट कर देगा वर्क डन में। तो ऐसा मुमकिन करने के लिए आपको एक ऐसा सिंक तलाश करना पड़ेगा जो कितने टेम्परेचर पर होगा? एब्सोल्यूट ज़ीरो पर होगा। और आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारे पास अब तक ऐसी बॉडी नहीं है जिसका टेम्परेचर क्या हो? एब्सोल्यूट ज़ीरो हो। तो हम कह सकते हैं आप टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं कर सकते कोल्ड बॉडी का। तो इसका मतलब अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर नहीं होगा तो इसका आप मतलब ये कह लीजिए कि आप सारी हीट को वर्क डन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अपने इस लेक्चर को अब हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, जिसके अंदर हमने बात की सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हवाले से और इसके अलावा कार्नो इंजन, इसकी वर्किंग और हमने एफिशिएंसी को डिस्कस किया। इंशाल्लाह आप लोगों से अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।